नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया रेलवे स्टेशन पर बना माल गोदाम प्लेटफार्म उद्घाटन होगा, जिसके लिए उच्च अधिकारियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन से फरिया स्टेशन पर आएंगे, जिसकी तैयारी पूर्ण हो गई है। फरिया रेलवे संघर्ष समिति जो पिछले 2 दशक से फरिया में एक्सप्रेस गाड़ियों की ठहराव और निजामाबाद फरिया मार्ग पर ओवरब्रिज बनाने की मांग ज्ञापन देंगे, जिसके लिए संघर्ष समिति के अध्यक्ष पाल गोविंद यादव और फरिया के प्रधान अबू बकर खान क्षेत्र के लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आप प्रधान जी, आपके यहाँ जो है कल जो है फरिया में माल गोदाम की शुरुआत हो गई है और कल आ रहे हैं उच्च अधिकारी वगैरह, तो आपकी कुछ मांग वगैरह है? हम लोगों ने यहाँ फरिया रेलवे संघर्ष समिति बनाई है। हमारे रेलवे फरिया संघर्ष समिति के अध्यक्ष बघौरा प्रधान गोविंद यादव जी भी हैं और हमारे फरिया के मौजूदा प्रधान हैं उपाध्यक्ष अबू बकर साहब और हमारे संरक्षक जो हैं हरमंदिर पांडे, जो मैं देख रहा हूँ 3500 साल से फरिया के रेलवे स्टेशन के लिए लड़ाई लड़ी है और वो भी रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे उच्च अधिकारी आने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारी जो इस क्षेत्र की समस्या है, जो उनकी डिमांड है, यहाँ ओवर ब्रिज जाम लग जाता है, 1 किलोमीटर रोड पे जाम लग जाता है, तमाम जनता परेशान रहती है, इसलिए ओवर ब्रिज की डिमांड हम लोग करते हैं। और हमारा 41 नंबर जो फाटक है उसको बंद कर दिया गया है। सैकड़ों बीघा ज़मीन किसान परेशान हैं, जो जुताई बुआई के लिए कई किलोमीटर दूर चल करके वो जाते हैं अपने खेत में। इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से डिमांड अपील करता हूं कि उसको अंडरग्राउंड पास कर दिया जाए। इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए हम पूरे क्षेत्र की जनता तैयार है। उच्च अधिकारी से गुजारिश करेंगे कि हम लोगों की डिमांड को पूरा करें और जन समस्या को दूर करें। अच्छा, आप लोग ज्ञापन देंगे? हम लोग ज्ञापन देंगे। हमारी संघर्ष समिति के जो तमाम कमेटी के लोग रहेंगे सिर्फ ज्ञापन देंगे उनको और गुजारिश करेंगे। और हमारे इस रेलवे स्टेशन की डिमांड तो हमारे जो भी सांसद हुए हैं, चाहे वो सपा के सांसद हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा सांसद हों, संगीता आज़ाद, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है। इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से अपील करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि जन समस्याओं को हल करने के लिए हमारी अपील को, हमारी दरख्वास्त को कबूल करें। और ये हमारा निज़ामाबाद जो कि हमारे बुद्धिजीवियों की हमारे वहाँ पे गुरुद्वारा बहुत बड़े हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मेल ट्रेन, मेरी ये डिमांड, हमारे रेलवे संघर्ष समिति की ये डिमांड है कि कैफियत और गोदान को यहाँ ठहराव किया जाए। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ। आजमगढ़ की अतरौड़िया से खबर है, जहां बीती रात केसरी चौक पर स्थित एक मिठाई दुकान के गोदाम में लगभग 11 बजे अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेने लगी तो स्थानीय लोगों द्वारा नगर पंचायत निवासी दुकान स्वामी सोनू मोदनवाल को इसकी सूचना दी गई। आनन फानन में लोग बाल्टी में पानी भरकर आग बुझाने लगे, लेकिन आग और ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कोहरे की वजह से कुछ विलंब से पहुंचे फायर ब्रिगेड के जवानों ने लगभग सुबह 3 बजे तक आग पर काबू पाया। तब तक मिठाई के गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मिठाई के गोदाम में रिफाइन, घी, मैदा, चीनी, गट्टा मीठा आदि मौजूद था, जिसकी वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में मदद की। दुकान स्वामी सोनू मदनवाल ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दी। आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। दुकान में रखा सारा सामान जल गया। दुकान में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। आइए सुनाते हैं कि दुकान स्वामी सोनू मदनवाल ने क्या कुछ कहा। नाम है सोनू मदनवाल। ये आज यहाँ पे आग लगी, इसके बाद कैसे लगी, इसके बारे में बताइए। हम लोग रात में खाना पीना खा के सोए थे, शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। ये कैसे सूचना मिली थी आपको? बस आस पास के लोग सोए जागे जगाए, बोले कि गोदाम में तुम्हारे आग लग गई है, जो इसमें सामान वामान रखते थे उसी से में। ये कैसे बुझी है, कितने टाइम बुझी है आग? ये लमसम 3-4 बजे के बीच में। फायर ब्रिगेड आई थी, इसके बारे में बताइए। फायर आधी से आधी आग बुझ चुकी थी, वैसे आधा हिस्सा ही बचा था, तब जाके फायर ब्रिगेड आई है। कितने का नुकसान हुआ होगा? ये लमसम 2-2.5-3 लाख के बीच में। खबर भदोही से है, जहां दिल्ली से सोमवार को जिला मुख्यालय पर हुए उन्मूलन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि प्रधानमंत्री राज द्वारा क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही जिले के 10 गांव चुने गए हैं। क्षय रोग उन्मूलन का कार्यक्रम चलाकर 10 गांवों को क्षय रोग से मुक्त किया जाएगा। उसके बाद अन्य गाँव में ही यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, ताकि जिले से क्षय रोग को पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस अवसर पर सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी गौरांग राठी भदोही ने, सुनिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लक्ष्य है कि हम लोग 2025 तक क्षय उन्मूलन पूर्णतः इस देश से कर लें। कुछ जनपदों द्वारा अच्छा कार्य किया गया पूर्व में क्षय रोग निवारण में, उसमें भदोही भी था। तो उन जनपदों के 10 गाँव सभी 6 ब्लॉकों में चुने गए हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स उनको चुना गया है जो सर्वे करेंगे किन किन घरों में किस किस प्रकार के अभी भी क्षय रोग संबंधित किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स इत्यादि तो नहीं है, और उनके निवारण की एक रिपोर्ट पूरी बनाकर विभाग में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाकर इन जगहों पे और पूरे जनपद में कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी महोबा की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति की महोबा शाखा के पदाधिकारियों का निर्वाचन विकास भवन में संपन्न हुआ, जिसमें प्रबंध समिति के कुल 24 निर्वाचित सदस्यों जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए गए 4 सदस्यों ने प्रतिभाग किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की दिनांक 5 जनवरी 2023 के पत्रांक संख्या 5469 के अंतर्गत दोपहर 3 बजे से जिलाधिकारी की अध्यक्षता एवं सीएमओ की उपस्थिति में विकास भवन सभागार में प्रबंध कार्यकारिणी में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा सभापति, उपसभापति एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिनमें रेड क्रॉस समिति के प्रबंध कार्यकारिणी की निर्वाचित सदस्य डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, भगवती प्रसाद सोनी, नमन सोनी, श्रीकांत अग्रवाल, अर्चना सोनी, वंदना शुक्ल, कमलेश द्विवेदी, रमन दीक्षित, आकांक्षा सैनी, पंकज द्विवेदी, रियंका धर्मवीर, आदित्य शुक्ला, प्रियंका गुप्ता, हरकुंवर प्रजापति, सत्यप्रकाश गुप्ता और मणि कौशल, हरिशंकर चौरसिया, अभिलाषा एवं रेखा त्रिपाठी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य मुख्य विकास अधिकारी, वरिष्ठ खनन अधिकारी, सहायक संभागीय अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर राजशेखर मौजूद रहे। रेड क्रॉस प्रबंध समिति के निर्वाचन में डॉक्टर अभिषेक सक्सेना निर्विरोध सभापति चुने गए, जबकि उपसभापति के लिए मत डलवाए गए। इसमें रमन दीक्षित एवं आकांक्षा सैनी के मध्य कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आकांक्षा सैनी ने रमन दीक्षित को मात्र 1 मत से पराजित कर उपसभापति पद पर जीत दर्ज की। इसी क्रम में कोषाध्यक्ष के पद पर कमलेश द्विवेदी निर्विरोध चयनित हुए। निर्वाचित पदाधिकारियों को डीएम, सीडीओ, खनिज अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर राजशेखर, सीएमओ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के द्वारा बधाई और शुभकामनाएं दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यक्रम हुआ है चुनाव का, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या चुनाव प्रक्रिया रही और कौन लोग निर्वाचित हुए हैं? एक्चुअली रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोसाइटी होती है जो कि डायरेक्टली गवर्नर मैडम द्वारा इसको सुपर वो देखा जाता है। हमारी इसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने जो है एक मैनेजिंग कमेटी का चुनाव किया था, जिस मैनेजिंग कमेटी में करीब 24 लोग थे, 4 लोग नॉमिनेट किए गए थे। उसी मैनेजिंग कमेटी से हमने नॉमिनेशन लिया था सभापति, उपसभापति और ट्रेजरर के लिए। सभापति पद के लिए मिस्टर अभिषेक सक्सेना अनअपोज जीते हैं। उपसभापति के लिए चुनाव हुआ है रमन दीक्षित और आकांक्षा सैनी में, उसमें आकांक्षा सैनी 1 वोट से जीती है, और ट्रेजरर पद के लिए जो है वो भी अनअपोज जीती है। तो एक्चुअली क्या है, इस तरीके से हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ट्रेजरर ये होंगे। सचिव को भी बाद में अगली मीटिंग में हम नॉमिनेट कराएंगे। आप सभी जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी होती है जो आपातकाल में कार्य करती है, ब्लड डोनेशन काम करती है। इस समय जो सबसे बड़ा काम रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना, उसमें जो टीबी के मरीज होते हैं उनको गोद लेने के लिए उसमें आता रेड सोसाइटी बहुत काम कर रही है। तो हमारे अब इसके बाद हम जो अगली मीटिंग करेंगे उसमें भी आप सब लोगों को इनवाइट करेंगे। उसमें कम से कम 50 मरीजों को रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा गोद लिया जाएगा। ठीक। रेड क्रॉस सोसाइटी में आप सभापति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो क्या प्रक्रिया रही इसकी, और आगामी दिनों में रेड क्रॉस किस तरह से जो मानवतावादी संगठन के रूप में देखा जाता है तो किस तरह कार्य करेगा? देखिए, रेड क्रॉस संगठन मानव हित के लिए कार्य करता है। किसी भी तरह का अकाल आए, भूकंप आए, या इसकी जब शुरुआत हुई थी तो विश्वव्यापी संगठन है ये। तो ये सेनाओं में जो युद्ध होते थे उसमें जो सैनिक घायल हो जाते थे उनकी मदद करने के लिए संगठन बनाया गया था। फिर ये संगठन धीमे धीमे पूरे विश्व में फैल गया और ये मानवता के लिए कार्य करता है, जिस तरह के मानवता के कार्य होते हैं। रही बात मेरी सभापति बनने की, तो सबसे पहले इसमें मेंबर बनना पड़ता है लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम मेंबर बनने के बाद इसमें प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाता है। जो मेंबर चुनाव उसमें प्रतिभाग करते हैं, वोट देते हैं। उसमें जो प्रबंध समिति के जो मेंबर बनते हैं उनके द्वारा फिर सभापति, उपसभापति और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो सभी ने मेरा समर्थन किया और मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ। इसीलिए मैं सभी सदस्यों का और जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्वाचित नामित
सभी 4 सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। संत कबीर नगर में पीसीएफ विभाग के डीएस अंजना नायक का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कार्यालय पर क्रय केंद्रों के संचालकों का प्रदर्शन हो गया है। मनमानी कार्य घूस का विरोध कर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर जिला प्रबंधक अंजना नायक पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिला प्रबंधक की मनमानी रवैया से क्रय केंद्र के संचालकों में रोष देखने को मिल रहा है। मुकेश गुप्ता संचालक पीसीएफ क्रय केंद्र ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 15 दिन से जो है हम पीसीएफ का चक्कर काट रहे हैं और इनसे नया बोरा मांगा जा रहा है और इनको जब भी बोरा मिल रहा है 8 गार्ड 3 गार्ड 5 गार्ड, तो जिससे इनको पैसा मिल रहा है उसका ये जो है काम कर दे रही हैं। और जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा बोरा आने दो, आपको बोरा हम दे देंगे। तो मैडम ने कहा कि जो है कि और जो है जाओ यहाँ से, हम बोरा तुमको नहीं देंगे, जाओ यहाँ से भागो। बोरा नहीं यही था। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? सीएमआर और धान खरीदने। भाई देखिए, जब सीएमआर गिरेगा तभी जो है डिस्पैच होगा और डिस्पैच होगा तभी आगे का प्रक्रिया बढ़ेगी हम लोग की जो है। कितना क्या आपके अधिकारी आप लोग से घूस ले रही हैं क्या, जिनको बोरा दे रही हैं? हाँ। कितने रुपए वसूली कर रही हैं? मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है? 50 रुपये कुंटल मांगा जा रहा है। वायरल हो रहा है कि किसी ने पैसा उनको दिया, वो किस तरह का पैसा वायरल हो रहा है, पूरा क्या मामला है? जिसका काम नहीं होगा पैसा देना पड़ेगा। भाई जिसका काम नहीं होगा वो तो पैसा देगा ही, और जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है। कौन ले रहा है? जो पैसा नहीं दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है? उसका काम नहीं हो रहा है। कौन पैसा मांग रहा है? डीएसपीसीएफ अंजना नायक, जिला प्रबंधक खलीलाबाद संत। सुनार नरारी सेना ने वाराणसी जनपद के बड़ागांव क्षेत्र में अनई बाजार में सुनार समाज का झंडा गाड़ा। अनई बाजार बड़ागांव में सुनार समाज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम श्री श्री सेठ जी के द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जिलों से समाज के बंधु उपस्थित हुए एवं सुनार समाज के उत्थान उद्धार पर अपना विचार रखने का कार्य किया। इसी कड़ी में सुनार नरारी सेना के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा ने सुनार संत शिरोमणि नरहरि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, जन जन तक बताने का कार्य किया। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में समाज के बेटा बेटी को आकर समाज हित में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया एवं नौजवानों को सुनार नरारी सेना से जुड़कर देश और प्रदेश में सुनार समाज का नाम रोशन करने का मंत्र दिया। सेना निरंतर समाज में अपने आप को स्थापित करने का जो कार्य कर रही है उसमें निरंतर पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़े भाई, मित्रों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में सुनार नरारी सेना प्रदेश और देश में सुनार समाज का झंडा गाड़ने का कार्य करेगा। संत कबीर नगर में पीसीएफ विभाग के डीएस अंजना नायक का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कार्यालय पर क्रय केंद्रों के संचालकों का प्रदर्शन हो गया है। मनमानी कार्य घूस का विरोध कर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर जिला प्रबंधक अंजना नायक पर कार्रवाई की मांग की गई है। जिला प्रबंधक की मनमानी रवैया से क्रय केंद्र के संचालकों में रोष देखने को मिल रहा है। मुकेश गुप्ता संचालक पीसीएफ क्रय केंद्र ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 15 दिन से जो है हम पीसीएफ का चक्कर काट रहे हैं और इनसे नया बोरा मांगा जा रहा है और इनको जब भी बोरा मिल रहा है 8 गार्ड 3 गार्ड 5 गार्ड, तो जिससे इनको पैसा मिल रहा है उसका ये जो है काम कर दे रही हैं। और जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा बोरा आने दो, आपको बोरा हम दे देंगे। तो मैडम ने कहा कि जो है कि और जो है जाओ यहाँ से, हम बोरा तुमको नहीं देंगे, जाओ यहाँ से भागो। बोरा नहीं यही था। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? सीएमआर और धान खरीदने। भाई देखिए, जब सीएमआर गिरेगा तभी जो है डिस्पैच होगा और डिस्पैच होगा तभी आगे का प्रक्रिया बढ़ेगी हम लोग की जो है। कितना क्या आपके अधिकारी आप लोग से घूस ले रही हैं क्या, जिनको बोरा दे रही हैं? हाँ। कितने रुपए वसूली कर रही हैं? मांगा जा रहा है। कितना मांगा जा रहा है? 50 रुपये कुंटल मांगा जा रहा है। वायरल हो रहा है कि किसी ने पैसा उनको दिया, वो किस तरह का पैसा वायरल हो रहा है, पूरा क्या मामला है? जिसका काम नहीं होगा पैसा देना पड़ेगा। भाई जिसका काम नहीं होगा वो तो पैसा देगा ही, और जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है। कौन ले रहा है? जो पैसा नहीं दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है? उसका काम नहीं हो रहा है। कौन पैसा मांग रहा है? डीएसपीसीएफ अंजना नायक, जिला प्रबंधक खलीलाबाद संत। सुनार नरारी सेना ने वाराणसी जनपद के बड़ागांव क्षेत्र में अनई बाजार में सुनार समाज का झंडा गाड़ा। अनई बाजार बड़ागांव में सुनार समाज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम श्री श्री सेठ जी के द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जिलों से समाज के बंधु उपस्थित हुए एवं सुनार समाज के उत्थान उद्धार पर अपना विचार रखने का कार्य किया। इसी कड़ी में सुनार नरारी सेना
के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा ने सुनार संत शिरोमणि नरहरि के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, जन जन तक बताने का कार्य किया। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में समाज के बेटा बेटी को आकर समाज हित में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया एवं नौजवानों को सुनार नरहरि सुनना से जुड़कर देश और प्रदेश में सुनार समाज का नाम रोशन करने का मंत्र दिया। सेना निरंतर समाज में अपने आप को स्थापित करने का कार्य कर रही है, उसमें निरंतर पिता तुल्य बुजुर्ग, बड़े भाई, मित्रों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में सुनार नरहरि सेना प्रदेश और देश में सुनार समाज का झंडा गाड़ने का कार्य करेगा। आजमगढ़ तहसील के धान क्रय केंद्र सिकंदरपुर का जिलाधिकारी श्री राजीव रतन सिंह ने सोमवार को सुबह लगभग 12 बजे निरीक्षण किया एवं धान बेचने आए दर्जनों किसानों से बात कर धान बेचने के लिए आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने सचिव को निर्देशित किया कि समिति छोटी है, जितने भी खदान खरीदी जाए वो 1 से 2 दिन के अंदर उठान कर लिया जाए, जिससे गोदाम भरने ना पाए एवं किसानों के धान खरीद का कार्य प्रभावित न होने पाए। इस संबंध में सचिव को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान उपजिलाधिकारी श्री राजीव रतन सिंह ने बताया कि बोरे पर्याप्त थे एवं किसानों ने बताया कि खरीद सही से की जा रही है, खरीद में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। साथ ही साथ किसानों की मांग तेजी से कराई जाए, जिससे कि धान खरीद सुचारू रूप से चलती रहे। उन्होंने भी बताया कि किसी प्रकार की कोई समस्या धान खरीदने में नहीं हो रही है। यदि किसी प्रकार की समस्या किसानों को आती है तो उसके सच्ची जिम्मेदार सचिव होंगे। सर हाँ, आज एक धान क्रय केंद्र साधन सहकारी समिति का निरीक्षण किया गया, जहां पर 5-6 किसान मौजूद थे मौके पर। तो धान क्रय केंद्र पर देखा गया कि वहां पर कहीं कोई समस्या तो नहीं, किसानों को कोई समस्या नहीं आ रही है या धान समय से उठान हो रहा है। जो भी धान की लाट है मिलों से समय से FCI को जा रही नहीं जा रही है। तो साधन सहकारी समिति पर सब कुछ सही मिला, नियमानुसार मिला। ठीक से, धन्यवाद। आजमगढ़ में जीएनपुर एवं नगर पंचायत आजमतगढ़ का सर्दी व गलन को देखते हुए जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा निरीक्षण किया गया एवं संबंधित ईओ अमित कुमार यादव को निर्देशित किया गया कि चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाएं, जिससे कि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। आजमतगढ़ एवं जीएनपुर नगर पंचायत में पहले से कुल 11 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे थे, पर बाजार वासियों ने दोनों ही नगरों में 5 नवीन स्थानों पर अलग से अलाव जलाने की मांग करते हुए कहा कि इन स्थानों पर अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, जहां पर लोगों का आवागमन जारी रहता है। खासतौर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जाएं। ठंड और गलन से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बाजारों में गलन बढ़ने से व सर्दी के कारण ग्राहक नाराज हैं और दुकानें समय से पूर्व बंद कर दी जा रही हैं, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह द्वारा निरीक्षण कर अधिशासी अधिकारी अमित कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिन स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे थे, जहाँ जहाँ जनता की मांग है उन स्थानों पर भी अलाव जलाएं। ऐसा न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठंड को देखते हुए सर, देखिए बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए आज जो स्पॉट्स थे जहां अलाव जलाया जा रहा है, जिनकी पब्लिक लिए यूटिलिटी ज़्यादा है, उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। तो जीएनपुर मार्केट में 11 जगहों पर और अजमतगढ़ में 10 जगहों पर अलाव जलाया जा रहा है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट थे जो कि जनता की डिमांड थी कि वहाँ पर भी अलाव जलाए जाएँ। 5 पॉइंट्स जीएनपुर में और 5 ही अजमतगढ़ में, 10 पॉइंट्स नए जहां अलाव जलाने के लिए ईओ को निर्देशित किया गया है। आज ही से वहां भी अलाव जलेगा। आजमगढ़ में रमा चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेशलिटी रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MD डॉक्टर खुशबू सिंह ने कहा कि वर्तमान में मौसम काफ़ी ठंडा का है, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल न करें। गर्भवती महिलाएं ठंड से बचने का पूरा प्रयास करें, जिससे बच्चा दोनों ठीक रहे। गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें। रमा परिवार सभी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अन्य महिलाओं से अपील किया कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाएं, ताकि बच्चा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। रमा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि आज कुल 57 महिलाओं का निःशुल्क जाँच और प्रशिक्षण किया गया है। हमारा लक्ष्य ही हर व्यक्ति को जो गरीब से गरीब तबके का है, उनके घर की गर्भवती महिलाएं इस शिविर में जांच जरूर करवाएं। लंबे समय से प्रत्येक माह के 9 तिथि में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 1000 लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के व्यवसायिक अविनाश सिंह ने बताया कि हर महीने 9 तारीख को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, न तो परीक्षाओं के प्रश्न सुनिश्चित हैं और न ही अभिलेखागारों में अभिलेख ही सुरक्षित रखे गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ओम प्रकाश पांडे संघ के पूर्व जिला कार्यवाहक एवं वर्तमान में संघ के आजमगढ़ विभाग के संपर्क प्रमुख के पद पर हैं। शासन सत्ता के बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं। सहायक मंडलीय शासकीय अधिवक्ता भी हैं। इसके साथ ही वर्तमान में मंडलीय शासकीय अधिवक्ता का कार्यभार भी देख रहे हैं तथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के नामित अधिवक्ता के पद पर भी कार्यरत हैं। समय समय पर इनके ऊपर विकास प्राधिकरण से नोटिस भिजवा कर लोगों को परेशान करे, अनसंवैधानिक
अवैधानिक ढंग से मामला रफा दफा करा देने का आरोप लगता रहा है। कांग्रेस पार्टी मानती है कि यह एक गंभीर प्रकरण है जिसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संघ में रहने के कारण इनका शासन प्रशासन में खूब रसूख है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इनके पदों पर बने रहते कोई निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए तत्काल उनके सभी शासकीय एवं संघ के दायित्वों से मुक्त कर इनके और इनके सहयोगी अधिवक्ता के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सहायक मंडलीय शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश पांडे जी संघ के पूर्व जिला कार्यवाहक एवं वर्तमान में संघ के आजमगढ़ के संघ के विभाग प्रमुख के पद पर हैं। भाजपा से लेकर के शासन सत्ता में संघ में रहने के कारण इनकी काफ़ी पहुंच है, काफ़ी पकड़ है और यह आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के नामित अधिवक्ता भी हैं। इनके ऊपर पूर्व में भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि यह विकास प्राधिकरण से लोगों को नोटिस भिजवाते थे और परेशान करके लोगों को, और फिर विभाग से और लोगों के बीच में मध्यस्थता कराकर अवैध रूप से मामले को रफा दफा करने का काम करते रहे हैं। वर्तमान में यह शासकीय अधिवक्ता कमिश्नरी का भी कार्यभार देख रहे हैं, जबकि सहायक शासकीय अधिवक्ता के पद पर हैं। और अभिलेखागार के आरआर के प्रशासनिक अधिकारी अतुल कुमार ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि जाफरपुर गांव सभा के पुराने बस्ते का निरीक्षण करने गए थे। इनको पुराना बस्ता दिया गया, इसके बाद उसका निरीक्षण करने के बाद इन्होंने उसी गांव के पुराने खतौनी बस्ते के निरीक्षण की मांग किया, वो उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। फिर खतौनी बस्ते के नए खतौनी बस्ते की मांग किया, उसका भी निरीक्षण किया। इसके बाद इन्होंने नकल के लिए एप्लीकेशन दिया और खाता संख्या 67 से पन्ना चोरी हो गया, फाड़ लिया गया। अतुल कुमार आरआरके ने एक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की है, जिसमें यह कहा गया है कि ओम प्रकाश पांडे और उनके सहयोगी अधिवक्ता राजभर जी द्वारा उपरोक्त अभिलेख का पन्ना फाड़कर गायब कर दिया गया है। यह एक गंभीर प्रकरण है। भाजपा सरकार में न महिलाएं सुरक्षित हैं, न छात्र सुरक्षित हैं, न नौजवान सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि परीक्षा होती है तो उसके पेपर भी सुरक्षित नहीं हैं और वर्तमान में अभिलेखागार से अभिलेख भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ऐसे में यह गंभीर प्रकरण है और चूंकि ओम प्रकाश पांडे जी संघ के हैं, इनकी पहुंच शासन सत्ता में बनी हुई है, इनके पद पर रहते हुए कोई जांच संभव नहीं है। एक निष्पक्ष जांच कराकर इनके खिलाफ उचित कार्यवाही किया जाए, इनको इनके पद से तत्काल हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है और यदि इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी अगली रणनीति पर विचार। अभिलेखागार से अभिलेख के पन्ने गायब होना या गायब करना ये एक गंभीर विषय है और इस तरीके के कृत्य से आम जनमानस में न्यायपालिका से विश्वास खत्म होगा और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम सभी ये चाहते हैं अगर इस पे न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती है और न्याय संगत कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी कांग्रेस के लोग इस पे धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। आजमगढ़ शहर के समीप पड़ानापुर स्थित हनुमान मंदिर के महंत लाल बाबा के आयोजन में व आयुर्वेद महासभा के तत्वाधान में हनुमान मंदिर के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री रामकथा कार्यक्रम आयोजन चल रहा है। रामकथा का दिव्य रूप शाम को देखने को मिलता है। राष्ट्रीय कथाकार मानस प्रवक्ता पंडित श्री गोविंद शास्त्री व पंडित मदन मोहन मिश्र मानस गोविंद वाराणसी के मुख अरविंद से श्रोताओं को रामकथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के नयपुरा गांव के ग्रामीणों ने खड़ंजा पर जल जमाव की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हिस्सा लेने वाले में राम नयन वर्मा, प्रदीप वर्मा, संजय वर्मा, महेंद्र श्रीकांत वर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के रामचरण पुत्र रामनाथ द्वारा खड़ंजा की जमीन पर नापदान का पानी बहाया जा रहा है। साथ ही खड़ंजे पर अवैध रूप से अतिक्रमण भी किया जा रहा है। खड़ंजा पर ही नाद रखकर पशु बांधा जा रहा है, जिससे आने जाने वाले नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के चलते लोग खड़ंजे पर फिसल कर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारी से लेकर के तहसील प्रशासन के अधिकारियों से की गई, फिर भी समस्या का कोई निस्तारण नहीं किया गया है। शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा समस्या का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है। तो ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम ग्रामीण विकासखंड कोयलसा परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। संजय वर्मा। क्या समस्या आपकी? समस्या वही रास्ते की है, क्या चाहते हैं? उसका निस्तारण हो। तो इसके निस्तारण के लिए खंड विकास अधिकारी से आपने गुहार लगाई? लगाए थे पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं इस समय के माध्यम से? नहीं कुछ होगा, उसका घेराव करेंगे हम लोग ब्लॉक का। ब्लॉक को तुरंत निस्तारण नहीं किया गया हाँ। तो ब्लॉक का घेराव करने हाँ। चलिए। मैं रामनयन वर्मा और निवासी अतरैठ ग्राम सभा। मेरी समस्या यही है कि रास्ते पर वो अवैध लोग कब्जा किए हैं। अतरैठ ग्राम सभा का कौन सा गांव है? नयपुरा। हाँ। तो इस पे मतलब सरकारी खड़ंजा बता? हाँ, सरकारी खड़ंजा प्रधान द्वारा 2003 में लगाया गया। तो इस पे क्या समस्या है? इसमें नापदान खोल दिए हैं उसी में, और मैं नाली बनवाया था, मैं वो उसको पाट करके उसी पर गिरा रहे हैं। मतलब कि खड़ंजे पर जल जमाव? जल जमाव की समस्या है। कितनी आबादी का क्षेत्र? हाँ, ये होगा नई आबादी क्षेत्र कम से कम ये समझिए 300 आदमियों का आना जाना है। अच्छा, इस पे आने हाँ, और पर डे वो बहुत पहले से पुरानी रास्ता है। अच्छा, नहीं इससे अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया है? ये रामचरण। क्यों, क्या दिक्कत है? और दिक्कत ये है कि हमारे दरवाजे से रास्ता न जाए। तो पहले की 2003 में आप बता रहे निर्माण किया गया, उससे पहले इन्होंने रोका? हाँ, नहीं रोका। उसके बाद आप अब ये इस पे अवैध रूप से पानी जल निकासी और दुर्व्यवस्था पैदा? हाँ, दुर्व्यवस्था। लोग छलक के फिसल के गिर? हाँ, अरे वो आने जाने लायक है नहीं, पानी भैंस बांधते हैं और अतिक्रमण है पूरी तरह से। हाँ। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? मैं किया था। क्या हुआ? और उसका निराकरण कुछ नहीं हुआ। कोई निराकरण ना। ग्राम प्रधान स्तर से इसकी शिकायत हुई? ग्राम प्रधान से कहे थे, और ग्राम प्रधान आज भी रहने के लिए कहे थे, लेकिन वो ब्लॉक पर चले गए। प्रधान मतलब अभी किसी भी तरह का कोई अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, कोई आप नहीं। लोग चाहते हैं इसको कब्जा मुक्त, अवैध कब्जा मुक्त? हाँ, देख लें, मौके पर आ करके देख लें। अगर खड़ंजा ना लगा हो हाँ, तो रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है? हाँ, रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जल जमाव हो रहा है तमाम में, तरह तरह की। हाँ, आने जाने में कोई फिसल के गिर जाए। आप तो गए तो फोटो खींचिए खुद। आजमगढ़ में शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में विश्व आयुर्वेद परिषद एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में यज्ञ किया गया। तत्पश्चात तिल गुड़ का प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर गोविंद भाई साहब क्षेत्रीय संयोजक पर भी उपस्थिति रही। अवसर उन्होंने आयुर्वेद की ऋतुचर्या पर प्रकाश डाला और कॉलेज भाई चिकित्सक को अपने चिकित्सा पद्धति को विश्वपटल पर लाने और गौरवान्वित होने की बात कही। शिवालिक सेवा ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर रामजी सिंह, होम्योपैथिक कॉलेज आजमगढ़ के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर भक्तवत्सल, डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर नेहा दुबे, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर रोनित सिंह, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर विनोद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ नगर से सटे जाफरपुर में पोखरी पर कब्जा करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब इस विवाद में भाजपा के नेता भी कूद पड़े। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पोखरी पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सपा के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर पोखरी पर जबरन कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम में कुछ अधिकारी भी लगे हुए हैं। जाफरपुर में स्थित एक पोखरी पर एक तरफा जहां सपा के पूर्व विधायक बृजलाल सोनकर अपनी बात बता रहे हैं, इस संबंध में उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सफाई भी दी थी। इस पोखरी पर जब भी वे कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो ग्रामीण भी उग्र हो जाते हैं। इसको लेकर कई बार ग्रामीणों ने डीएमओ तहसील पर भी प्रदर्शन किया, लेकिन
मामले का हल नहीं निकला। पोखरी पर कब्जे को विरोध कर रहे लोगों के साथ अब भाजपा नेता भी आ गए हैं। आरोप लगाया कि सपा के पूर्व विधायक जरूर इस पोखरी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस पोखरी पर मनरेगा के तहत कार्य भी हुआ है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पूर्व विधायक के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। क्या नाम आपका है? मनीषा। आज क्या यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी ये पोखरी है 1000-500 साल पुरानी, हम लोग किसी को पता ही नहीं, बाप दादे को भी पता नहीं कि पोखरी कब से है, और इसमें हमारे सातों पूरा का पानी रहता है। कितने बूढ़े बुजुर्ग खत्म हो गए, किसी को पता नहीं। ये खट्टी के लोग थे, बाप दादे से हम लोग को बोले थे, एक खट्टी थे वहाँ नरौली के, बोले थे हम लोग सिंघाड़ा डालेंगे, पेट पर्दा चलाएंगे। तो हमारे बाप दादा से बोले चलो ठीक है भाई, पोखरी में अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। वो लोग अपना सिंघाड़ा डालते थे और उसमें से अपना रोजी रोटी चलाते थे। कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हीं लोगों के रिश्तेदार है कि क्या ये ब्रिजलाल सोनकर, हम लोग को किसी को पता नहीं है। और वो पता न कैसे भूइधरी पट्टा करा लिया। हम लोग 2 बार इसमें नरेगा काम हम लोग मजदूरी किया, हमारा पैसा खाते में गया प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा। और उस समय प्रधान थे हरिशंकर सिंह और सेक्रेटरी थे अरविंद यादव। ये लोगों द्वारा पैसा गए हम लोग के खाते में, लोग पैसा निकाले इसमें मट्टी फेंके हैं। और 1 बार नहीं 2 बार इस पे काम हुआ है, हम लोग खुद किए हैं। और उसको भूइधरी बता रहा है इसको, और उसका न बाप न दादा किसी का कुछ यहाँ उसका है ही नहीं। उसका घर में न वो कैसे यहाँ पे आ गया, और अब आएगा तो हम लोग उसको मारेंगे और कुछ भी करेगा उसको लेने नहीं देंगे। प्रशासन हमारे साथ बता रही है, लेकिन उसके साथ आ रही है, इतना पैसा खर्च कर रहा है कचहरी में, सबके जेब में पैसा रख रहा है वो। हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग पोखरी छोड़ेंगे नहीं, हमारा समाज हमारे साथ है। और हम लोग का पानी कहाँ जाएगा, पूरे गाँव खत्म कर रहा है ना वो। तो प्रशासन उसको ध्यान दे और उसको यहाँ से हटाए, उसका पट्टा खत्म करवाए। अब की बार आएगा तो पूरा समाज लपिया के उसको मारेंगे हम लोग। मैं निखिल राय, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ आजमगढ़ का। आज ये प्रदर्शन होला, क्या प्रदर्शन है ये जाफरपुर की पोखरी है। हमको लगता है कि दशकों से यह पोखरी रही है। इनके ब्रिजलाल सोनकर के पिताजी यहाँ आए थे और यह सिंघाड़ा डालने के नाम पर इसको लिया गया था। बाद में इसको जो है उन्होंने पट्टा कराया कि सिंघाड़ा डाला जाएगा। कुछ समय के बाद इन्होंने अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर पैसे के माध्यम से, क्योंकि इनको यह लग रहा है कि यह पूर्व की सरकार है, सपा की जो गुंडा राज करेंगे और जो हर जगह वह कब्जा कर लेंगे, इस मानसिकता से वह जो है इसको जो है भूधरी कर दिए। और इस भूधरी को करने में अधिकारियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। हम बताओ, अधिकारियों से मिलकर इन्होंने इसको भूधरी किया और उसके बाद यहाँ सिदारी थाना को लेकर चले आए और उसके बाद जो है इसको कब्जा करने लगे। जबकि मनरेगा के माध्यम से गांव के लोगों के पास पैसा, जो इसमें काम किया है मनरेगा के माध्यम से, उसके पास अकाउंट में उसके पैसा आया। उन्होंने अकाउंट का डिटेल दिया। उसके बाद भी एसडीएम से लेकर और ये लेखपाल कानगो तक ये लोग जो है इसको जबरन जो है भूधरी बनवा दिए ब्रिजलाल सोनकर का। उसके बाद इसको कब्जा कराने के माध्यम से यहाँ आए, गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। और यह मैं बता देना चाहता हूं कि यह बसपा और सपा की सरकार नहीं है कि वह इस प्रकार का काम कर पाएंगे, पैसे के माध्यम से कब्जा कर पाएंगे। मैं उनको बता दूं कि यहाँ अगर वह दोबारा चढ़ेंगे तो ये अपने पैरों से यहाँ नहीं जा पाएंगे। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार दुबे है। सबसे पहले मैं ग्राम सभा जाफरपुर का निवासी हूँ। इस जनता जनार्दन ने आज बताया है और यह सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास करने वाली सरकार है। और कहीं न कहीं जिला के जो भी प्रशासनिक अफसर हैं, लेखपाल कानीगो हैं, शासन और प्रशासन के मंशा के अनुरूप न काम करके हमारे जोगी और मोदी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं, मेरे बुजुर्गों को 4-5 पुश्त को नहीं मालूम है कि कब से यह पोखरी है। और इस पोखरी में मेरे गांव तक का पानी आके रुकता था। लेकिन शासन और प्रशासन की कोई चुनिंदा निधि आई थी जिसमें इन लोगों को पोखरी सिंघाड़ा डालने के लिए दिया जाता था। मुझे नहीं मालूम कि कौन किसका बाप था, कि आजा था कि परवाजा था। लेकिन ब्रिजलाल सोनकर ऐसा भूमाफिया जो कई ब्लॉकों में, कई जिलों में, देखिए एक अभिमन्यु नगर का कांड है जिसको उन्होंने कुछ भूमाफिया को पट्टा किया था, वहां से लात जूता चप्पल खा के आए हैं। और ब्रिजलाल सोनकर आंख और कान दोनों खोल के सुन लो, मैं वहां परशुराम वंशज ब्रिजेश कुमार दुबे हूँ कि मेरे न रहने पर तुम तो वापस चले गए। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो फिर इस पोखरी पे आके दिखा दो। अगर ईंट से ईंट बजा करके तुम्हें लंगड़ा बनाकर मैं वापस भेजूं, और तुम्हारे और प्रशासन के कलम में जितना ताकत है, जेल और जुर्माना, जेल नेताओं का एक पैर जेल में और एक पैर घर में होता है। जनता जनार्दन के लिए मैं अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। खबर भदोही जिले के
से है जहां जनपद में गोपीगंज नगर के काजी हाउस मोहाल में पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर सोमवार को एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया कि जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में छोटे कार्यकाल के लिए अतिरिक्त प्रभार भी था। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे अतः वे बड़े ही अच्छे अधिवक्ता भी रहे। उनका व्यक्तित्व लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा अतः आगे भी हम उनके रिक्त स्थान के लिए शोक प्रकट कर पाना अत्यधिक मुश्किल है। अतः आज माननीय जी के निधन पर हम सभी के आखिर नाम में इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता, सुमन श्रीवास्तव, विंदेश अश्विनी अग्रवाल सहित इत्यादि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज क्या आयोजन था? आज माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का देहावसान हो गया है, उसी के उसमें हम लोगों ने उनके लिए 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी। ये ऐसे शख्सियत थे जो कि राज्यपाल भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे आवास में भी इनका आना हुआ है और कुछ लोगों ने विरोध किया तो कहा कि मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मुझे जाना बहुत जरूरी है और वो मेरे आवास पर सारे विरोधों के बावजूद आए। धन्यवाद। सगड़ी तहसील की सेंट मैरी कन्वेंट स्कूल सहनपुर में ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी हस्तकला का शानदार प्रदर्शन किया और खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड बनाकर सबका दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में कक्षा 7 के छात्र प्रथम स्थान पर, कक्षा 6 के बच्चे दूसरे स्थान पर और कक्षा 8 के बच्चे तीसरे स्थान पर रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालय के डायरेक्टर संतोष कुमार भारती ने बच्चों के प्रयास की सराहना की और उन्हें इसी तरह अपनी क्षमताओं को विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने से बच्चों का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। इस मौके पर बच्चों ने अपने अनुभव को भी सभी के साथ साझा किया और अपनी गलतियों को मानते हुए उन्हें आगे सुधारने की बात कही। आपका परिचय? मैं संतोष कुमार भारती, डायरेक्टर मैरी कन्वेंट। सर, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया है? सर, मेरे विद्यालय पर तरह तरह कंपटीशन टाइम पर होता रहता है। इसमें एक जल्द ही ग्रीटिंग कार्ड कंपटीशन करवाया गया बच्चों के बीच। इसमें बच्चे ग्रुप में होकर के बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किए। इसमें उनको एक गुण सिखाया जाता है कि बच्चे ग्रीटिंग कार्ड भी बना लें। कभी कभी राखी कंपटीशन भी कराया जाता है, राखी बनाने का ढंग सिखाया जाता है बच्चों को। तरह तरह के शिक्षा के साथ साथ कुछ टेक्निकल चीज़ भी बताई जाती है। इसमें सर्वांगीण विकास बच्चों का होता रहता है। और अभी इस कंपटीशन में, ग्रीटिंग कार्ड कंपटीशन में हमारे बच्चे जो क्लास वाइज ग्रुप बना करके कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे। इसमें क्लास 7th ने फर्स्ट स्थान, प्रथम स्थान प्राप्त किया कंपटीशन में। और क्लास 6 के बच्चों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और क्लास 8 के बच्चे तृतीय स्थान पर रहे। और बहुत ही बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड बना कर प्रस्तुत किया। इससे जो एक नया सीख मिलता है ताकि वो अपने जीवन में किसी भी विद्यार्थी किसी भी गुण को अपना हथियार बना कर अपने लाइफ सुटेबल बना सकते हैं। आजमगढ़ की रौनापार से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के सोन बुजुर्ग गांव निवासी शाह आलम पुत्र इब्राहिम ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि बीती रात लगभग 1:30 बजे मेरे घर की दीवार व गेट को तैयब पुत्र इंदु, वाह पुत्र दयान व नज़ीर पुत्र खुराहू, फैजान पुत्र शब्बीर, मुनव्वर पुत्र महबूब, तबरेज पुत्र मंसूर ने मिलकर गाली गलौज करते हुए जान मारने की नीयत से चिल्लाते हुए मेरे दरवाजे पर आए। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके छत पर चला गया था। छत से देखा कि ये लोग मेरी बाउंड्री और दीवार तोड़ रहे थे, जिसमें से मैं भयभीत होकर परिवार के साथ कमरे में बंद हो गया। पीड़ित ने बताया कि तय पुत्र इंदु एक अपराधी व्यक्ति है जो मुझे 2 बार बहुत बुरी तरीके से मारा है और बार बार मेरा घर हड़पने की धमकी देता है। वो पुराने घर में ताला तोड़कर अपना ताला बंद कर दिया है। पीड़ित ने इस संबंध में मौके पर जाकर स्थिति देखकर उचित कार्रवाई करते हुए न्याय की मांग की है। शाह आलम पुत्र इब्राहिम, सोन बुजुर्ग, रौनापार थाना, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में निवासी। अच्छा, ठीक है। क्या मामला आपका है? तैयब से आप विवाद चल रहा है? जमीनी विवाद है और जो दीवार तोड़ा हुआ है वो
दूसरे नंबर की और दीवार तोड़ के उसका गेट और सब दीवार वाल तोड़ के 1:30 बजे रात को, हाँ, और कई आदमी के साथ में आया। हम सबको देखे उस टाइम हमको जो है, हाँ, हम बोल नहीं पाए और वहाँ से फिर हम सुबह में जो है मीडिया आई और एसओ साहब के पास है। एसओ साहब हमको बहुत रिस्पेक्ट दिया और हमारा हेल्प करने के लिए बोले, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमको एसओ साहब ने किया है। एसओ साहब का हम बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि एसओ साहब हमारा बहुत हेल्प किए, हाँ, और बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमसे बोले कि आपकी दीवार उठाई जाएगी कि आप घबराइए मत, हाँ। एसओ साहब जो हमको अनुशासन दिए हैं कि आप घबराइए मत, आप उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तैयब के ऊपर चीटर है और बहुत बड़ा बदमाश आदमी, यही सब उसका धंधा ही। कितने दिन से मामला चल रहा था? चल रहा है 3-4 साल से, और इससे पहले हमको 2 दफ़ा मार भी चुका है और उसका भी मुकदमा जो है न्यायालय में चल रहा है और ज़मीनी भी न्यायालय में ही चल रहा है। जो न्यायालय फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।